हिंदी हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा। हिंदी के प्रिय प्रतियोगी छात्रों, स्वागत है तुम्हारा। हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 2001 यूपी टीजीटी 2001 का ये प्रश्न पत्र है, जो ओरिजिनल रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। और दोस्तों, इस पेपर का सॉल्व और ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर कई जगह आपको बहुत ढेर सारे गलत मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने उन उत्तरों को बिल्कुल करेक्ट करके सही और प्रामाणिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है दोस्तों। और आप ध्यान रखेंगे कि टीजीटी के एग्ज़ाम में आयोग क्या मानता है और किस प्रश्न का उत्तर क्या माना गया है। अगर आप सही रूप से उसे नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न का गलत चयन करके आएंगे, उत्तर गलत दे करके आएंगे और परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको ये जानना कि किस प्रश्न का उत्तर क्या माना गया है प्रामाणिक रूप से। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज उसी की तरफ आपको लेके जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्नों को हल करिएगा और देखिएगा कि किस तरीके के प्रश्न हैं और तब का पेपर कैसा था और उसमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो सकते हैं। पैटर्न आपको समझना होगा, आपको कैचिंग पावर बनानी होगी इन प्रश्नों के स्तर को समझ करके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया 2001 यूपी टीजीटी के प्रश्न पत्र में डिंगल सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट और संध्या। चुनिए। 2001 का प्रश्न पत्र है तो दोस्तों आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन यही सरल प्रश्न जब रिपीट हो जाते हैं, आप गलत करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है दोस्तों। और यहाँ पे सही उत्तर जो होगा, आपसे सीधा पूछा गया है सिद्ध कवियों की भाषा क्या थी, यही प्रश्न ये कह रहा है। तो आप जानते ही हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, संध्या भाषा। तो आप चौथे पर टिक लगाएंगे, इसे मानेंगे सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आपसे कहा गया कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध चुनना है आपको। यहाँ पे देखेंगे आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद लिखा है, यहाँ पे आशीर्वाद है और ये बाद है। तो चुनिए इन चारों में से सही उत्तर, सही विकल्प कौन सा है। तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न में जो रेफ र है उसी की सब यहाँ पे कला है, और वो आशीर्वाद। जहाँ पे रेफ र लगा होता है, आपको जब भी रेफ र से संबंधित प्रश्न आए तो आपको यही करना है कि जहाँ पे रेफ र लगा रहे उससे पहले वो पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, आसी वो के ऊपर रेफ र लगा है तो वो पढ़ा जाएगा उसके पहले। तो आसी यहाँ पे देखेंगे, र यहाँ पढ़ा जाएगा आशीर्वाद। तो इस कॉन्सेप्ट से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही वर्तनी आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर थर्ड, आशीर्वाद। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, आपसे पूछा गया है। द्विवेदी युग का कवि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको चुनना है पहला ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्विवेदी युग के, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त जी। चुनिए, द्विवेदी युग का कवि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। कई मर्तबे हम लोग क्या करते हैं, नहीं पूछता है को हैं समझ लेते हैं और पूछता है को नहीं समझ लेते हैं और गलत ऑप्शन चुन के प्रश्न गलत कर लेते हैं। तो आपको बहुत सही तरीके से, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करके हम पढ़ रहे हैं, वैसे जब आप परीक्षा में बैठिए प्रश्न को हल करिए और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अंडरलाइन करके कि नहीं कह रहा है या है कह रहा है। तो यहाँ पे मित्रों कौन है जो द्विवेदी युग में नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी श्योर हैं, हरिऔध जी श्योर हैं, सोहनलाल द्विवेदी और रामनरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे आप जानते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी छायावाद की शुरुआत और द्विवेदी युग के लास्ट वाली सीमा पे तो ये भी होंगे। और ये जो हैं आप जानते हैं राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के बाद के हैं। तो
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात दूसरा सोहनलाल द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया त्यागपत्र उपन्यास के लेखक। सिंपल सा प्रश्न, आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं और सही आंसर है जैनेंद्र। यहाँ पे आपको मित्रों जानना है त्यागपत्र का प्रकाशन क्या है, त्यागपत्र की नायिका कौन है, नायक कौन है, मुख्य कथा वस्तु क्या है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमको इसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेहतरीन और प्रामाणिक तैयारी के लिए दोस्तों आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हिंदी टीच एजुकेशन चैनल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है हिंदी टीच एजुकेशन चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। फेसबुक का जो पेज होता है वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। यहाँ पे भी सामग्री मिलेगी इसी नाम से, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल के नाम से, और इसी नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और इसी हिंदी टीच एजुकेशन नाम से आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ये आपसे पूछा गया, कौन थे जो उसमें अध्यापक थे? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर। यहाँ पे आपको सही उत्तर दिख रहा होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे तो वो आपको चुनना है दोस्तों। जब भी फोर्ट विलियम कॉलेज में पूछे कि कौन अध्यापक थे तो आपको यही सूत्र याद रखना है, ल स, यानी कि लासा के जैसे कॉलेज से चिपके हुए थे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र, स। यहाँ पे देखिए स आया हुआ है तो स से आप कैच कर लेंगे सदल मिश्र राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा, आपसे पूछा गया धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? आपने गोदान तो बिल्कुल पढ़ा होगा, उसी के ये पात्र हैं, आप जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा 7वें नंबर का। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? ये भी प्रसिद्ध प्रश्न है, आप जानते हैं। राइट आंसर है सुंदर दास। कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी भी प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। भक्तमाल के रचनाकार जानते हैं आप, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर दीजिए हमारे पहले और देखिए कि आपने इस 2001 के प्रश्न पत्र में आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं फेमस हैं, आप जानते ही हैं। बाल शिव शंभू के चिट्ठे के लिए अंग्रेज़ों की खटिया खड़ी कर दिए थे इस अपने पत्र के माध्यम से। अगला देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे इसे हम छोटा कर लेते हैं आपके लिए। ये इसमें पूछा गया पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग में, कांड में, खंड में या अंक में। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम सर्ग में है कि कांड में है या खंड में या अंक में। मतलब पद्मावत अध्याय में लिखा गया है कि सर्ग में लिखा गया है कि कांड में कि खंड में कि अंक में, आप बताइए। चुनिए इन चारों में से कौन सा है सही उत्तर। और ये दोस्तों राइट आंसर है 3rd खंड। और यहाँ पे आप जानते हैं कि पद्मावत लिखा गया था 58 खंडों में। ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 11 नंबर का ये रहा।
चलिए अगला, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? शुक्ल जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और जयशंकर प्रसाद जी। चारों में से किसकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो ये 2001 की बात है दोस्तों, और उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी। तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, पूछा गया। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। सही उत्तर आप जानते हैं, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का काव्य, ध्रुव स्वामिनी नाटक, तितली उनका उपन्यास और ये रहा चारुचंद्र लेख, ये उनका नहीं है, ये है हजारी प्रसाद जी का, आप जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न में कहा गया कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सूरदास जी, मीरादास जी, नरोत्तम दास जी और तुलसीदास जी। सही उत्तर बिल्कुल आप लोगों को पता है, जो तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं उन्हें बिल्कुल सही पता है, तुलसीदास की रचना है दोस्तों। और ये बार बार इसलिए पूछी जाती है कि श्री रामचंद्र जी पे तुलसीदास के प्यारे भगवान हैं, मतलब तुलसीदास जी राम पे लिखते हैं लेकिन उन्होंने कृष्ण पे भी लिखा, तो इसलिए पूछा जाता है कि जो परीक्षार्थी है वो गलत करे, कृष्ण पे जो वो सूर को ट्रिक लगाए, लेकिन यहाँ पे आपको तुलसी पे ट्रिक लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसको आपको चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, और इसमें से दोस्तों कौन सा है सही उत्तर, आप चुनेंगे सही उत्तर कौन सा है। गलत विशेषता, ये ध्यान रखिए, गलत विशेषता बताना है। तो वो परिवर्तनशील होती है भाषा, आप जानते हैं, कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे बदले बानी, ऐसा कहा कबीरदास जी ने कहा है। तो ये आप जानते हैं परिवर्तनशील है। पैतृक संपत्ति लिखा है, और यहाँ पे लिखा भाषा सामाजिक संपत्ति, समाज की संपत्ति होती है, बिल्कुल सही। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही। तो गलत है दोस्तों, नंबर 2, भाषा पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कुछ ऐसा, जुगुप्सा स्थायी भाव किसका होता है? वीर का, रौद्र का, अद्भुत का, विभत्स का? तो ये सब आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जुगुप्सा है विभत्स का, आप जानते हैं। राइट आंसर 4 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ढेर सारा, कई जगह ढेर सारी गलत आपको मिलेगा। यहाँ पे संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को और कृत्रिम भाषा को टकसाली भाषा किसे बोलेंगे, आप बताएं। टकसाली भाषा दोस्तों बोलेंगे परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली एकदम टके के जैसे खरी, टके जैसी खरी, खरी यानी कि शुद्ध को ही बोलेंगे टकसाली। तो वही है परिनिष्ठित भाषा। राइट आंसर 3rd। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति पूछा जा रहा है, उसके अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष और उससे संबंधित रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव जी। तो यहाँ पे राइट आंसर 3rd हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है, बताएं। ये ग्रामीण अपभ्रंश है, परिनिष्ठित अपभ्रंश है, ग्रामीण प्राकृत है या परिनिष्ठित प्राकृत है। तो प्राकृत दोस्तों कट जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ दोनों में से आपको चुनना है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य आप क्या समझेंगे, तो यहाँ पे आप चुनेंगे दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है, परिनिष्ठित अपभ्रंश, क्योंकि ये अवहट्ट जो है अपभ्रंश के बाद वाली उत्तर वाली अवस्था है, जो अपभ्रंश से ज़्यादा प्रौढ़ है, हिंदी के ज़्यादा निकट है, शुद्ध है, तो इसलिए परिनिष्ठित अपभ्रंश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, आप बताएंगे। पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच में या अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ये प्रश्न काफ़ी प्रचलित हो चुका है अब, और सही उत्तर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था दोस्तों। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, 2 पार्ट में लिखा गया था। पहला पार्ट कब आया था, ये आया था 1839 में, और दूसरा आया था 1847 में। फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी आप जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड। यहाँ पे डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा हम लोग इसे सही कर लेते हैं। ये रहा सही। चलिए हाँ, ये प्रश्न 20वां नंबर। चलिए ये देखते हैं, हिंदी का पहला जो समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपसे पूछना चाहता है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, दिल्ली से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से, बनारस से। आप जानते हैं सही उत्तर कलकत्ता। उद्दंत मार्तंड कलकत्ता 1826 ईस्वी। पंडित जुगल किशोर, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है मित्रों, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हुए हम लोग पहुँचे हैं 21वें नंबर पे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन लोग विख्यात हैं। राजा द्वय यानी 2 राजा हिंदी साहित्य में कौन लोग प्रचलित हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमण, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इनमें से आपको बताना है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो राजा के नाम से कौन लोग प्रसिद्ध हैं आपको बताना है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर 3rd नंबर, यही लोग हैं राजा द्वय, और आप जानते हैं इन दोनों लोगों से परिचित हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं। बृंदालाल वर्मा, भगवती चरण, अमृतलाल अगर और अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का आपके सामने, और इसमें पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। सही उत्तर दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र होकर 1903 पे लगाएंगे, ये काफ़ी प्रचलित हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आपको बताना है हिंदी का अंतिम ये जो सरस्वती पत्रिका है इसका अंतिम संपादक आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अंतिम संपादक कौन था। अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको हम देंगे। अंतिम संपादक कौन था सरस्वती पत्रिका का, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये 24 नंबर का प्रश्न,
नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? नीला चांद, रामगिरी राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सही उत्तर आपको बताइए। नीला चांद उपन्यास के लेखक बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। और नीला चांद उपन्यास आप जानते हैं ये किन का है? शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास है दोस्तों। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर यहाँ पे यही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता और समकालीन कविता। नागार्जुन आप जानते हैं प्रगतिवाद के हैं। सही आंसर ए। अगला प्रश्न ये रहा और ये है, सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है? आपको बताना है सिंह द्वार में समास कौन सा है। सही उत्तर चुनिए, इनमें से कौन सा है? सिंह द्वार, उत्तर पद की प्रधानता जहाँ पे रहती है, सिंह का द्वार है, तो यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है अर्थ को उत्तर पद, तो यहाँ पे राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सरस्वती सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवलधार ये काव्य संकलन, और यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों अरुण कमल। अपनी केवलधार चर्चित कृति है और ये है राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। सही उत्तर आप जानते हैं राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम मेरी जीवन यात्रा, ये है सही उत्तर। क्या भूलूं याद करूं, आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे, प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई थी, आपको चुनना है 1933, 1934, 1935 या 1936। कब हुआ है प्रेमचंद्र जी का देहावसान, आपको यही बताना है। बताइए सही उत्तर कौन सा है? और सही उत्तर है दोस्तों 1936 में मरे थे। गोदान लिखने के बाद अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, उस समय मृत्यु हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे कुछ ऐसा पूछा गया, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम आपको चुनना है। इलाचंद जोशी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, अज्ञे हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो सिर्फ 3 कहानियाँ लिख करके अमर हुए वो दोस्तों आप जानते हैं, वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और गुलेरी जी को तो आप जानते ही हैं, सबसे जो प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, यही 3 कहानियाँ उसने कहा था। ये दोस्तों 15 में आई थी, 1915 में। और यहाँ पे एक है बुद्धू का कांटा, जो तीनों कहानियाँ हैं, और एक है सुखमय जीवन। यही 3 कहानियाँ हैं इनकी, आप जानते होंगे। इन्हीं 3 कहानियों ने इनको अमर बना दिया है। सही उत्तर चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, काव्यधारा में, यहाँ पे जिस काव्यधारा में, प्रश्न ये है कि जिस काव्यधारा में सर्वहारा वर्ग मिलता है, शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष देखने को मिलता है, उस धारा को क्या कहा जाता है? तो सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा गया कि सर्वहारा शोषक शोषित वर्ग का संघर्ष जिस काव्यधारा में देखने को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या कविता? तो बिल्कुल आप जानते हैं सही उत्तर प्रगतिवाद का। ये कार्ल मार्क्स से जो प्रेरित विचारधारा रही है, और हिंदी में वो जो विचारधारा आई है शोषक शोषित की, वो प्रगतिवाद की ही धारा है। उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कौन सी कृति में भीष्म पितामह और धर्मराज का संवाद है दोस्तों? इसका सही उत्तर आपको चुनना है, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें है भीष्म पितामह धर्मराज का संवाद? इसका जो बिल्कुल सही और राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कुरुक्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया, कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है पूछा गया है। ध्यान रखना है, रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? कुबेर नाथ राय जानते हैं, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पे जो उत्तर है वो है 1 नंबर, यही ललित निबंधकार नहीं है। ये तो दोस्तों आलोचक हैं रामविलास शर्मा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक कर लेना है, और यही आपका हमारे लिए सर्वोत्तम इनाम होता है। बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, बस आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिए। हंस पत्रिका के संपादक का नाम यहाँ पे आपको चुनना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव और अमृत राय में से कौन से हैं हंस पत्रिका के संपादक? सही उत्तर आप जानते हैं, प्रेमचंद्र। अगले प्रश्न की तरफ, एक बार दोस्तों आयोग ने जो मान लिया उसे भी आपको मानना पड़ेगा। और निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? अपनी केवलधार, खूंटियों पे टंगे लोग, साय में धूप और युगधारा। अपनी केवलधार अभी आपने देखा अरुण कमल की थी, खूंटियों पे टंगे लोग सरस्वती सक्सेना, साय में धूप दुष्यंत कुमार, राइट आंसर 3rd। युगधारा तो आप जानते हैं, ये युगधारा आप बताएंगे किनकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है 36वां। कौन सा नवगीत के लिए उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र जी, दुष्यंत कुमार जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक। नवगीत के उन्नायक आप जानते हैं कि नवगीत के वीरेंद्र मिश्र जी हैं। सबसे फेमस नाम नवगीत का वीरेंद्र मिश्र, राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 37वां प्रश्न में आपसे कहा गया, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, राही मासूम रजा हैं कि अज्ञे हैं? आंचलिक उपन्यासकार पूछा गया है, राही मासूम रजा, आधा गांव, राइट आंसर 3rd। 38 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी दोस्तों? ये बताना है। कायकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं। कौन सी जब्त कर ली गई थी प्रेमचंद्र की? काफ़ी फेमस प्रश्न हो गया है, और इसका सही उत्तर आप बिल्कुल सही चुनेंगे, सोजे वतन। सोजे वतन से और आपको प्रश्न बन सकता है दोस्तों। सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ संग्रहित हैं, 5 कहानियाँ संग्रहित हैं। और आपसे, और ये सोजे वतन कब आया था दोस्तों? 1908 में आया था। अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। 5 कहानियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी कहानी सोजे वतन में संग्रहित नहीं थी, ऐसा करके तो आप गलत कर बैठेंगे। 5 का नाम आपको जानना पड़ेगा। और एक और प्रमुख बात जो आपको जानना पड़ेगा, ये सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, जमाना प्रेस से ये प्रकाशित हुई थी, निकली थी। और यहाँ पे जो 5 कहानियाँ हैं आपको जानना है। पहली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सबसे अनमोल रतन आपको याद रखना है। दूसरी कहानी जो है वो है शेख मखमूर, शेख मखमूर इस नाम से
और तीसरी कहानी यही मेरा वतन। चौथी कहानी कौन सी है, सारी की सारी आपको याद रखना है। और चौथी कहानी है शोक का पुरस्कार। पांचवी कहानी जो इसमें शामिल की गई थी वो है सांसारिक प्रेम एवं देश प्रेम। सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। तो इस तरीके से आपको सोझे वतन को तैयार रखना है कि इससे आया हुआ प्रश्न आपसे बिल्कुल गलत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न हो करके श्रृंगार रस है। बाकी आप जानते हैं रासो काव्य मूलतः वीरता परक हैं और रासो उनमें जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन परिस्थितियों और इन विशेषताओं से युक्त होता हुआ भी वीरता नहीं है बल्कि श्रृंगार है। ऐसी कौन सी रचना है दोस्तों? और इसका सही उत्तर आप जानते हैं, सही उत्तर बीसल देवरास। इसकी नायिका का नाम आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये भी पूछता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 40 नंबर का प्रश्न, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण जी रीतिकाल की किस काव्यधारा, रीतिबद्ध हैं, रीतिमुक्त हैं, रीतिसिद्ध हैं या आश्रयवादी काव्यधारा के हैं? तो आपको चुनना है। रीतिमुक्त आप जानते हैं नहीं हो सकते हैं, रीतिमुक्त के प्रवर्तक घन जी, रीतिसिद्ध में बिहारी जी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, रीतिबद्ध काव्यधारा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नाग, एक सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु और लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश जी का नाटक लहरों के राजहंस। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न 42 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया? तो आप जानते हैं ये कंट्राडिक्शन का विषय हो गया। कबीर दास को निगलेक्ट करने वाले शुक्ल जी की अच्छी खबर लिए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि आपने इतने महान कवि को उपेक्षा की दृष्टि से आपने देखा। ये आपकी भूल है, आपकी सीमा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 3rd है, कबीर दास। और अगले प्रश्न की तरफ, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है भाई? आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में? इसका सही उत्तर कौन सा है बताइए? सरदार पूर्ण सिंह उसी प्रकार फेमस हैं जिस प्रकार से चंद्र शर्मा गुलेरी जी चंद कहानियाँ लिख करके सिरमौर बन गए, वैसे ही सरदार पूर्ण सिंह जी चंद निबंध, सिर्फ 6 निबंध लिख करके निबंधकार के रूप में एक प्रतिष्ठित पद पे पहुंच गए हिंदी साहित्य में। तो निबंधकार के रूप में उनको जाना जाता है। इनके निबंधों का नाम आप जरूर बताइएगा। सरदार पूर्ण सिंह के महत्वपूर्ण निबंध, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन, और 2 निबंधों का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। इनमें से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी नहीं हैं? बड़े घर की बेटी हैं, मिस पद्मा हैं, ठाकुर का कुआं हैं, और ये रहा छोटा जादूगर। इसके नहीं हैं दोस्तों। तो इस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी नहीं हैं, तो कौन हैं बताएं आप, सही उत्तर क्या है? और इस कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ से किया गया है और इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? संस्कृति के 4 अध्याय जानते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर। कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह जी, दिनकर जी। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? यही आपसे पूछा गया है।
राग दरबारी अब जानते हैं श्रीलाल शुक्ल जी। तो एक ग्रंथ जो बचता है मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी का। राइट आंसर 3rd नंबर, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न में आपसे कहा गया ये अनंत। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अनधनंत, अनधनंत, अधनंत और अननंत, ऐसा कर दिया है। तो अब जानते हैं जब विच्छेद होगा तो हलंत जरूर आएगा, टूटेगा तो यहाँ पे अनधन अंत ही हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों पता है आप थक रहे हैं, लेकिन क्या करना है, हम लोगों को लास्ट तक हल करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है और सूची को सूची से मिलान कर देना है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है ये। यहाँ पे आप देखेंगे मिलान करना है आपको। मंगलसूत्र आप जानते हैं प्रेमचंद से मिलाएंगे, आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर से मिलाएंगे, इरावती को किससे मिलाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी से, तमस भीष्म साहनी जी से। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 48 नंबर का पूछा गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, शुद्ध नहीं याद रखिएगा, अशुद्ध का चयन कीजिए। शरतचंद्र यानी श्मश्रु कवयित्री। कवयित्री शुद्ध है, श्मश्रु शुद्ध है, शरतचंद्र और यानी में से कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। शरत धनचंद्र बराबर शरतचंद्र डबल हो जाता है संधि होकर के, तो ये भी शुद्ध है दोस्तों। और ये जो 2 नंबर का है यही नहीं है शुद्ध। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है यानी। सही अशुद्ध है ये। शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध लिखा जाता है ऐसे, यानी बड़ी की मात्रा होती है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का क्या नाम होता है। रोला चौपाई, सोरठा और हरि गीतिका। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है दोहा के ठीक उल्टा। तो आप जानते हैं दोहा के ठीक विपरीत होता है कौन सा। सही उत्तर चुनिए, कौन सा होता है उसका उल्टा। और यहाँ पे उल्टा होता है, देखिए सोरठा होता है इसका उल्टा। यहाँ पे जैसे दोहा में आप देखेंगे, दोहा में आप देखेंगे कि 13 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ में होती हैं 11। ठीक इसी को उल्टा कर देना है। सोरठा जब बनेगा तो वो 11 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो जब बड़े से शुरुआत होगी 13 से तो दोहा, 11 से शुरुआत होगी सोरठा। इससे थोड़ा सा छोटा है तो छोटे अंक से शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना है। राइट आंसर 3rd नंबर सोरठा। अगले प्रश्न की तरफ 50 नंबर का प्रश्न कहा गया, अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताना है। जो अष्टछाप का कवि नहीं है उसको आपको चुनना है। ये आप जानते होंगे। आप इस ऐसे प्रश्नों का ट्रिक के द्वारा आप बिल्कुल ट्रिक से याद रखें कि ऐसे आए हुए प्रश्न गलत ना हो। और मित्रों अष्टछाप के कवियों का अगर कोड आपको चाहिए ताकि आसानी से आप उत्तर याद कर सकें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए अलग से आपको हम वीडियो उपलब्ध करा देंगे। चलिए यहाँ पे सही उत्तर चुनिए। कुंभन दास जी, सूरदास जी, नंददास जी और परमानंद दास जी। इसमें से आपको चुनना है अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं पढ़ता है।
तो यहाँ पे कुंभन दास जी पढ़ते हैं, नंददास जी पढ़ते हैं, परमानंद दास जी, सुंदर दास जी नहीं आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ 51 नंबर का प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है। कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य? और वो है प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर आप जानते हैं। और ये दोस्तों प्रिय प्रवास 1914 में आया था, 1914 में। और इसमें कितने सर्ग हैं आपको ये भी बताना है। 14 में आया था, 17 सर्ग थे। ऐसे आपको याद रखना, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और प्रिय प्रवास आप जानते हैं किनका है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, वियोगी हरि और सुमित्रानंदन पंत चारों में से सही उत्तर कौन सा है? हारे को हरिनाम बताइए कौन सा है सही उत्तर? हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, किस काव्य कृति पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा पे कितनी नाव में कितनी बार त्यलम या आंगन के पार द्वार? बताइए, यहाँ पे ज्ञानपीठ पूछ रहा है। अज्ञेय जी दोस्तों ऐसे हैं जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्य अकादमी भी मिला है। चुनिए इनमें से कौन सा है सही उत्तर? कितनी नाव में कितनी बार पे इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? आंगन के पार द्वार पे जब जाएंगे तो इनको मिलेगा साहित्य अकादमी अवार्ड। चलिए आंगन का पार द्वार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ से पूछा गया, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पे है? अजय प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मन्नन द्विवेदी। जानते हैं द्विवेदी युग सुधार का काल, जिसने काफ़ी सुधारा हो, वो हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताना है। तो आप बिल्कुल जानते हैं श्रीलाल शुक्ल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ किया गया, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत और पवन। चुनिए, हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। अनल मिस होता है दोस्तों अग्नि, अनिल मने होता है हवा, मारुत मिस हवा और पवन मिस हवा होता ही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अनल। अगला प्रश्न, मूक शब्द का विलोम आपको बताना है। ये आपको बिल्कुल ही आ रहा होगा। मूक का होता है वाचाल। बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं। शुद्ध उत्तर आप ऐसे ही उत्तरों के साथ अपनी तैयारी करेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा एक कहानी है और एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें आत्मकथा जुड़ा हुआ है। तो छात्र जो है आत्मकथा समझ के गलत टिक करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। हिंदी टीच एजुकेशन चैनल आपको भटकने नहीं देगा। आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। सही उत्तर यहाँ पे आप उपन्यास पे लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी जी। सिर्फ अवधी भाषा में। अवधी के सम्राट। सही उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी होगा। आप जानते हैं कबीरदास जी पंचमेल खिचड़ी, सूरदास जी ब्रजभाषा और तुलसीदास जी कहा जाता है अपने युग की समस्त विशिष्ट शैलियों और समस्त उच्च भाषाओं में रचना करने वाले तुलसीदास जी हैं। तो ये सभी में किए हुए हैं। राइट आंसर जायसी। 60वें नंबर का प्रश्न,
60वें नंबर के प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसे छोटा करके देख लेते हैं। पूछा गया, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है। अर्थात ये जो इनकी 3 रचनाएं हैं, इनका क्रम आपको बता देना है, क्रम बता देना है। सबसे बाद में आया था गोदान, तो ये है लास्ट। गबन है और सेवा सदन है। इसमें से कौन पहले आएगा बताइए, क्रम बताइए, कौन सा पहले आएगा। सेवा सदन पहले आया था, आप जानते हैं। इसके बाद आया था गबन और लास्ट में आया था गोदान। यही सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और ए और बी, ये वाला सी ए बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम। सूरदास, कुमनदास, मीराबाई, तुलसीदास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है मीराबाई की है। 62 नंबर का प्रश्न, आलाखंड का दूसरा नाम आपको बताना है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। आलाखंड को किसने प्रकाशित कराया था, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? आपको बताना है, पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगी। हरियाणा, कन्नौज, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली। हरियाणा, कन्नौज, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली। हरियाणा, कन्नौज, कौरवी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो यहाँ पे अवधि इसमें नहीं आ रही है। ऐसे ही आपको कोडिंग कर लेना है। हरियाणा, कन्नौज, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली है पश्चिम की बोली, तो यहाँ पे आपको पश्चिमी हिंदी में नहीं पड़ती है अवधि, तो यहाँ पे आपको ये लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी, पूरे हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है आपसे, और इसका सही उत्तर है दोस्तों सरहपा। बिल्कुल आप जानते हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जयसी, खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु जी। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन हैं दोस्तों? सही उत्तर आप जानते हैं, अमीर खुसरो। आज की दृष्टि से ये प्रश्न पत्र बिल्कुल आपके लिए आसान है, और इस प्रश्न पत्र को हम इसीलिए लाए हैं दोस्तों, ताकि आप आसान प्रश्नों को बिल्कुल गलत नहीं करें, क्योंकि आसान प्रश्न कम से कम आपके परीक्षा में 25 से 30 प्रश्न होंगे, और उसमें से जो गलती होगी आपको बिल्कुल बाहर करेगी। चलिए देखते हैं। ये भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। भक्ति काल के बारे में एक गलत विशेषता इस वाक्य में बताई गई है। क्या बताई गई, चलिए देखते हैं। 1 नंबर पे है, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफी काव्यधारा पूछ रहा है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। सही बात। इस काव्यधारा कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा में रचनाएं की। ब्रजभाषा लिख दी है दोस्तों, यहीं पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे, क्योंकि अवधि में इन लोगों ने रचनाएं की है। तो यहाँ पे गलत चुनना था, हमने चुन लिया 3rd नंबर। तो ये 66 नंबर का प्रश्न 3rd नंबर आपने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 67 नंबर पे आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल। तुरंत उत्तर दीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर जी। 68 नंबर पे पूछा गया, जगत
जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? जगतधनीस बराबर जगदीश, काफ़ी प्रचलित, इसे आप जानते ही हैं। 68 नंबर का ये जो प्रश्न है, 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, आपको बताना है। और इसका सही उत्तर दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को चुना गया है एक भारतीय आत्मा के रूप में। आसान सा प्रश्न। 70 नंबर के प्रश्न पे संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध हैं, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता? सही उत्तर है दोस्तों नरेश मेहता जी की कृति संशय की एक रात। राम जी पे डिपेंड ये रचना। राम जी को भी संशय हो गया था, रावण जब जीत रहा था रावण की शक्ति के आगे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये रचना लिखी गई है, बहुत ही बेहतरीन। नरेश मेहता जी की आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो आप जानते हैं गे जी की जो काव्यधारा थी प्रयोगवाद प्रवर्तक के रूप में, तो सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे? जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो पहले कभी न हुआ हो, राइट आंसर अभूतपूर्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो बाल्टी दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत प्रयुक्त जरूर होता है, लेकिन ये विदेशज शब्द है। आप इससे विदेशज पे लगाइएगा और संभवतः आप इसका उत्तर देंगे। ये पुर्तगाली शब्द है। अगर मेरा उत्तर करेक्ट नहीं है तो आप करेक्ट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त? क्षेमेंद्र जी व्याख्याकार नहीं होंगे इसमें। 74 नंबर में क्षेमेंद्र जी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपसे कहा गया कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है या एक महाकाव्य है? रघुवंश महाकाव्य ऐसा ही लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे राइट आंसर महाकाव्य हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्यम ऐसा कहा जाता है, तो आप इसी ट्रिक से पकड़ सकते हैं कि एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन आप तैयारी करते हैं तो इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, और ये क्या करते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं मित्रों। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ऐसे ही और प्रश्नों का हल अगर आप चाहते हैं प्रश्न पत्रों का, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे और हम आपके लिए तैयार करेंगे एक शुद्ध, सरल, आसान शब्दों में प्रामाणिक सामग्री देने की कोशिश करेंगे। चलिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? प्रयुक्त किसी एक शब्द के अधिक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ आप जानते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष अलंकार में होता है, और अलंकारों को आप जानते ही हैं। तो अलंकारों से भी ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। आपको अलंकार के उदाहरण, उनकी परिभाषा का अभ्यास करते रहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया? कठिन काव्य समझना बड़ा कठिन होता है, और वो हैं केशवदास जी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? ये परिभाषा किसने दिया है? पंडित जगन्नाथ जी ने दिया है, भामा जी ने दिया है, दंडी ने दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। वाक्यम रसात्मक काव्य दोस्तों ये दिए हैं आचार्य विश्वनाथ जी। राइट आंसर विश्वनाथ।
अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। आप जानते हैं संचारी भावों की संख्या 33 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया संस्कृत के किस कवि को एको रस करुण रस कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। किस कवि ने, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण रस कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया, वो कौन है दोस्तों। और वो सही उत्तर हैं दोस्तों भवभूति जी। भवभूति जी ने करुण रस को रसराज घोषित किया है। अगले नंबर का प्रश्न, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम आपको बताना है। परमाल रासो नल्ल सिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र और सारंगधर। परमाल रासो किसकी कृति है आपको बताना है। और परमाल रासो सही उत्तर जगनीक। अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है। पितृ शब्द के प्रथमा का बहुवचन आपको बताना है। तो आप जानते हैं पितृ शब्द का रूप कैसे चलता है, पिता पितरौ पितरः। तो यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पिता पितरौ पितरः। रूप आपको ऐसे लिख लिख करके याद करना है मित्रों, और परीक्षा में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। संस्कृत का भी योगदान है तो उसकी भी तैयारी आपको करते रहना है। अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, नीलोत्पल शब्द में समास आपको बताना है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि। नीला उत्पल, उत्पल माने कमल और नीला माने नीला, नीला कमल आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर पद की विशेषता को बता रहा है प्रथम पद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न ये रहा, पढ़िए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो लिंग निर्णय पे भी 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएंगे। तो ऐसे ही चुनिए, सही उत्तर क्या होगा, धुआं। धुआं उड़ता है, आपको व्यवहारिक प्रयोग में शब्दों को लाना है और सही उत्तर चुन लेना है। धुआं उड़ता है दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। भत्ता, भत्ता बढ़ाया जाता है। धावा बोला जाता है, ये सब पुल्लिंग हैं दोस्तों। संध्या होती है, साँझ होती है, तो ये है स्त्रीलिंग। और राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 का आपको संध्या सही हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करना है। और हम आपके लिए ऐसे ही सटीक और शुद्ध वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।